नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। मेरे पति शिवशंकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और हमारी आपसी समझ और प्यार बेहद गहरा है। हर दिन हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। शादी के बाद का हर पल जैसे किसी खूबसूरत रबवाब जैसे लग रहा है। शिवशंकर अक्सर मेरे लिए नया नया कपड़े और गिफ्ट लाते हैं। वो जानते हैं कि मुझे फैशन और ड्रेसेस से कितना लगाव है। आज सुबह जब मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सोचा कि क्यों न आज शिवशंकर को थोड़ा स्पेशल फील कराया जाए। शादीशुदा राजेश से प्रेम होने पर अकेलेपन का दंश झेल रही निशा घर बसाकर उसके बच्चों की मां बनने का सपना देखने लगी। लेकिन राजेश की पत्नी सरोज से मिलने के बाद अपने सपनों को हकीकत में बदलना क्या निशा के लिए आसान था। आज मेरा 32वां जन्मदिन था और मैं ये दिन राजेश के साथ गुजारना चाहती थी। उनके घर 10 बजे तक पहुंचने के लिए मैंने सुबह 6 बजे ही कार से सफ़र शुरू कर दिया। राजेश पिछले शनिवार को अपने घर गए थे, लेकिन तेज बुखार के कारण वह सोमवार को वापस नहीं लौटे। आज का पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने का वादा किया था। अपने जन्मदिन पर उनसे न मिलकर मेरा मन सचमुच बहुत दुखी होता। राजेश को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किए मुझे करीब 2 साल बीत चुके हैं। उनके दोनों बेटों सोनू और मोनू व पत्नी सरोज से आज मैं पहली बार मिलूंगी। राजेश के घर जाने से एक दिन पहले हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था वह रास्ते भर मेरे जेहन में गूंजता रहा। मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। उनकी बाहों के घेरे में कैद होने के बाद मैंने भावुक स्वर में अपने दिल की इच्छा उनसे जाहिर की थी। कोई उपयुक्त साथी ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए छेड़ा। उनकी छाती पर बनावटी गुस्से में कुछ घूंसे मारने के बाद मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की बात कर रही हूँ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली कहानी दोहराना चाहती हो? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ प्लीज। निशा, ऐसी इच्छा को मन में क्यों स्थान देती हो जो पूरी नहीं हो सकती? अब वो भी गंभीर हो गए। देखिए, मैं सरोज को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दिया करूंगी। मैं अपना सारा बैंक बैलेंस बच्चों के नाम कर दूंगी, उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा दें। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और उदास लहजे में बोले, तुम समझती क्यों नहीं कि सरोज को तलाक नहीं दिया जा सकता? मैं चाहूं भी तो ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं। पर क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम सरोज को जानती होती तो यह सवाल न पूछती। मैं अपने अकेलेपन को जानने लगी हूँ। पहले मैंने सारी जिंदगी अकेले रहने का मन बना लिया था, पर अब सब डावांडोल हो गया है। तुम मुझे सरोज से ज्यादा चाहते हो? हाँ, उन्होंने बेझिझक जवाब दिया था। तब उसे छोड़कर तुम मेरे हो जाओ। उनकी छाती से लिपट कर मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी। निशा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो तो बनो। अगर अकेली माँ बनकर समाज में रहने का साहस तुम में है तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम सरोज से तलाक लेने की जिद मत करो प्लीज। मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख मैं खामोश हो गई। सरोज के बारे में राजेश ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के कारण उसे उसके मामा ने पाला था। 8वीं तक शिक्षा पाई थी। रंग सांवला और चेहरा मोहरा साधारण सा था। वह एक कुशल गृहिणी थी। अपने दोनों बेटों में उसकी जान बसती थी। घर गृहस्थी के संचालन को लेकर राजेश ने उसके प्रति कभी कोई शिकायत मुंह से नहीं निकाली थी। सरोज से मुलाकात करने का यह अवसर चूकना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनके घर जाने का निर्णय लेने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। राजेश इनकार न कर दे, इसलिए मैंने उन्हें अपने आने की कोई खबर फोन से नहीं दी थी। उस कस्बे में उनका घर ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस एक मंजिला साधारण से घर के बरामदे में बैठकर मैंने उन्हें अखबार पढ़ते पाया। रघुनाथ प्रसाद दुबे ने फोन उठाया। बोलो बोलो, मैं तुम्हारा 65 वर्षीय ऑनेस्ट रघु बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हंसती रागिनी की आवाज आ रही थी। मैं कह रही थी, आज रविवार है, उस लक्ष्मी से डोसा बनवा लो।
अरे कहाँ डोसा। लक्ष्मी सुबह जल्दी आई, पोहा और जलेबी लेकर आई। पसीना बह रहा था, बोली मेरे ये 10 साल बाद अचानक आ गए हैं। अब मुझे रिस्क नहीं लेना, तुरंत जाना है। और भागती हुई चली गई। रघुनाथ प्रसाद की पत्नी रागिनी उनकी मौसी की लड़की थी। दोनों की शादी के कारण उनकी आलोचना होती रही। दोनों भयभीत रहते हैं। दोनों में प्रेम आज भी गाढ़ा बना हुआ है। पुत्री सुषमा और पुत्र अनिरुद्ध दोनों की शादी हो गई थी। दोनों विदेश में रह रहे थे। अनिरुद्ध लंदन में भारतीय दूतावास में कार्यरत था। वहां उसकी शादी होने के 5 साल बाद लड़का हुआ। यहाँ रघुनाथ प्रसाद और रागिनी चिंता में रहे। वहीं पुत्री अमेरिका में रह रही सुषमा, इंजीनियर रवि त्रिपाठी की पत्नी ने शादी के बाद समय पर खुशखबरी दे दी। पुत्री के आग्रह या कहें हठ के कारण रागिनी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गई थी। नवंबर माह की डेट दी थी डॉक्टर ने। रागिनी वहां से अक्सर रोज ही फोन करती रहती। रविवार का दिन था। रघुनाथ प्रसाद अपने मित्र लक्ष्मण प्रसाद की सलाह पर काली मिट्टी से दांत साफ कर रहे थे। मुंह धोने में काफी देर लगी। नल बंद किया तो फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। फोन उठाया तो डांट पड़ी, कहाँ थे? कब से मोबाइल उठाए हूँ? अरे काली मिट्टी से दांत साफ कर रहा था। ठीक है, लक्ष्मी आई कि नहीं? कहाँ आई? दोपहरी में तप रहा हूँ। आपने अनिरुद्ध, सुषमा व दामाद सभी को दुख पहुँचाया है यहाँ न आकर। मेरे एक मित्र हैं, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक जिस्म दो जान टाइप। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सूत बाई सूत सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टी या जलसे की ये जान होते हैं, बेहद जिंदा दिल कपल है। किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही है। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते और फिर कुछ देर के बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते, कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आध बार झूमाझटकी तथा महीने में एक बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का है। कोई ज्ञात कारण स्पष्ट ना दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है पिछले जन्म की कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं बल्कि 7 जन्मों का मामला बताया जाता है। चूंकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदादिली, सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व अशर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। एक दिन मैंने दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े लिखे उद्यमी लोग हो, खुशमिजाज हो, लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के फॉर्मूले देते हो, तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नर्क क्यों बना रहे हैं? कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकाल लो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व करते हैं लेकिन अपनी नहीं। और यदि मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूं तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले यार, ये बहस और हफ्ते में एक आध बार झूमाझटकी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत हैं, हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसे कोई डिफरेंसेस नहीं हैं। लेकिन जब तक आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ? अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले इसलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती हैं जिस पर हम पहले से ही पूरे अग्री होते हैं।
फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती हैं तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत अग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुनके मैं झल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, आपस में ये झूमाझट की धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिसे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वो हमारे प्यार का अकाट्य सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आध बार झूमाझटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को और पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड़ से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप इसे पीटना पिटना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो। ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देता है। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसलिए इस चिल्लाचोंट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है भैया, जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मार गया। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता ना दूसरे को काम करने देता, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के शोर मचाना बहुत जरूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है, इसलिए मृत्यु को चिरशांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं, प्रताड़ना है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए नरकीय यातना नहीं, स्वर्गीय सुख है। महीने में एक बार 2-4 थप्पड़ों का बराबरी से आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में एक आध बार एक दूसरे को पीट कर इसमें प्राण फूंकते हैं। याद रखो, ये पिट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक लिख गए, प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीर। इसलिए जिससे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हल्कान, परेशान, हैरान कर दो, बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मकता में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है। लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं है। अगर कोई बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि अपन अपने पार्टनर के प्रति नजरिया बदल लो, इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपन गुस्से से एक दूसरे पे आरोप लगा दे कि तुम बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वाले पे जबरदस्ती अपनी भावनारोप दो, थोप दो, जिसके बोझ से वो फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वो बदला बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं,
कुछ देर के बाद अपन जैसे थे वैसे फिर से हो जाओ। और वे ही करते हुए हंसने लगे। अपने पति को बेहद भावविभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया, प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसकी का परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों के त्राण घोर कष्ट हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। अपनी पत्नी के क्यों जी से मेरे मित्र गदगदाए हुए से बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव हर एंड शी लव्स मी। हम 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। शी वॉन्ट्स सेम हस्बैंड एंड आई वॉन्ट सेम वाइफ फॉर 7 जन्म। इफ गॉड हिमसेल्फ विल कम इन बिटवीन, वी से नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। मैं प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुन के भौचक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि यदि ये प्रेम है तो फिर नफरत क्या है? इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्यार है जरूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार जरूर होगा। इसलिए हृदय में नफरत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। मैंने वाव सूर्ब इट्स ग्रेट कहते हुए उन दोनों को प्रेम के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण से संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया।